appraisal of HRP. ये है HRP प्रोसेस, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, अभी तक आप इनफ जाने कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड थिंग, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज प्लानिंग नीडेड, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये है प्रोसेस, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है। दिस इज स्टेटेड इन HRP प्रोसेस। ये प्रोसेस ध्यान से पढ़ना, पूरा HRP इसी में समराइज होता है और यूनिवर्सिटी में भी एक फुल क्वेश्चन इससे आ सकता है। डिस्क्राइब द HRP प्रोसेस। ये बहुत लंबा आंसर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई गेटिंग इनटू अ हैबिट ऑफ मेकिंग रनिंग नोट्स। एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन इन नोट्स, राइट। और कोई आपको PDF भी देगा तो वो PDF कभी भी किताब को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इफ यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स तो ये मुश्किल हो जाएगा। 40-45 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट इम्पार्ट किया जा सकता है क्लास में, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से किसी चीज को पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो यू हैव टू रेफर बुक्स। PDF इज अ शैलो नॉलेज। PDF पढ़ोगे तो पास कर जाओगे, अच्छा है, ऊपर ऊपर जान जाओगे, लेकिन फिर इंटरनल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम गूगल रेफर करने भी नहीं बोलेंगे। गूगल वगैरह उनके लिए है जो पहले से चीजों को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल हैज इंफॉर्मेशन। You will not be able to filter out what is needful for you and what is needless for you. You'll be beating around the bush maybe and wasting your time. So refer to books. हाँ, book ऐसे आप लोग HR की बुक रेफर नहीं करते, लाइब्रेरी में होगी बुक। Otherwise, see, why I give you in writing is that you at least have a framework. Okay, जब आप बुक पढ़ेंगे और क्लास करेंगे तो कॉन्सेप्ट में तो रहता ही है ना, सुनी हुई बात तो याद रहेगी। ये तो पता है कि HRP क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। जब मिल जाएगा तो रीडिंग करना समझ में आ जाएगा। What is the first step? Objective of HRP. Objective of HRP. Gone are those days when human resource department was considered to be only a representative of the employer. Okay. It was only responsible for negotiating of the salary and carrying out the personnel activities in the organization. Now, human resource of any organization is also bringing food to the table. It is very important when we analyze the strategy of any organization. The objective of any organization is different. जरूरी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी वो ही ऑब्जेक्टिव हो। For example, there could be one organization whose objective is profit maximization, like Reliance. The objective of Reliance is profit maximization. It works on that strategy. But the same objective could be very derogatory for some other organization. For example, the objective of Tata's is not profit maximization. They are catering to the needs of people also. In that case, when we say that the objective of organization is different, the HRP of any organization should always be linked with the corporate strategy of the organization. इस पॉइंट का यही मतलब है। सपोज करो कि हम एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट क्लास में तुम लोग को हम डिफरेंस समझाए थे HRP कैसे वैरी करता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में। So if the corporate strategy is of excellence, जैसे कि some management consultancy firms, McKinsey, accounting firms, consultancy services, Deloitte, these organizations
they hire the best people of the world. और इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात से फर्क कतई नहीं पड़ता है कि तुम कितना परसेंट सेमेस्टर में लेके आए हो और तुम्हारा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल का है. If you are useful according to their recruitment algorithm, they will hire you. If you are not, no matter how many years of experience you have, they'll not hire you. इस बार भी प्लेसमेंट में IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स को BCG में मतलब हमको लगता है कि 6 या 7 स्टूडेंट्स का BCG में सिलेक्शन हुआ है. This is consultancy group, Boston consultancy group. BCG मैट्रिक्स पूरा का पूरा मार्केटिंग में पढ़ोगे. BCG मैट्रिक्स. These matrices are designed by these consultancies. They work for the excellence. They provide knowledge to the organizations of the world. इस लेवल का एक्सेलेंस होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में. तो इनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज to provide excellence in consultancy. So their HRP will be linked accordingly. ठीक है? माइकल पोर्टर जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, he is the one who has designed strategy for the Fortune 100 की जो कंपनीज आती हैं उनमें से टॉप कंपनीज की स्ट्रैटेजी डिजाइन करने वाले माइकल पोर्टर. ठीक है? So objective of the organization से HRP कैसे लिंक होती है? It depends upon the overall corporate strategy that the organization has, and its HRP has to be accordingly. Okay? समझ आया ये point? What is the next point? Inventory of human resources. Inventory of human resources. Inventory क्या होता है? Warehouse. Stock बोलो. देखो वेयरहाउस में फिनिश प्रोडक्ट भी रखा जाता है. ठीक है? और इन्वेंटरी रॉ मटेरियल का भी होता है. इसलिए कॉल इट स्टॉक. बेटा देखो इन्वेंटरी ऑफ ह्यूमन स्किल्स. HRP में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है, ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप HRP करते समय एक इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए. That index in the organization should consist of the kind of skills that are there in the organization. अब ये skills हर तरीके की skills हो सकती हैं. टेक्निकल लोग, नॉन टेक्निकल लोग, मैनेजरियल लोग, सुपरवाइजर लोग, टॉप रैंक पे काम करने वाले लोग. Until and unless you prepare inventory for your organization, how are you going to decide कि हमें कितना और चाहिए? या फिर जब नेक्स्ट वाले पॉइंट में बताएंगे कि डिमांड फोरकास्ट किया जाता है. जब तुम फोरकास्ट करोगे कि हमको इतना चाहिए, इतने लोग चाहिए, पहले तुम अपने घर में देखोगे ना. घर में राशन खत्म हो जाता है और आपको ये लगता है कि चावल और दाल लाना है बाहर से, तो पहले एक बार किचन झांकते हो कि कितना बचा है, तभी लेके आते हो. वरना क्या होगा? सरप्लस होगा. ठीक? अब सरप्लस होगा तो चावल दाल तो स्टोर हो सकता है. कुछ ऐसी चीज है जो पेरिशेबल है वो तो खराब हो जाएगी, पैसा चला जाएगा तुम्हारा. ऐसा ही होता है. इन्वेंट्री का मतलब यही होता है. इन्वेंट्री का मतलब इंडेक्स बनाइए ऑर्गेनाइजेशन में और स्किल्स बताइए कि कितना स्किल्स ऑलरेडी है आपके पास, ताकि भविष्य में जब डिमांड फोरकास्टिंग हो तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहे कि हमारे पास कितने लोग हैं, हम कितनों को ट्रेन करके उस पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं और कितने लोग हमको बाहर से चाहिए. ये नहीं समझ रहे हो? देखो IBPS का एग्जाम होता है, ये मालूम है सबको. हाँ, बैंक का ये एग्जाम होता है. बैंक का अलग अलग एग्जाम है. इंश्योरेंस वगैरह का भी एग्जाम ये बॉडी कंडक्ट करती है. ये क्लर्क का एग्जाम लेती है ना इंडिपेंडेंटली, लेती है. पीओ का भी लेती है. पीओ को डायरेक्ट रिक्रूट करके मान लो 2019 में इसने क्लर्क का एक एग्जाम दिया, उससे क्लर्क आ गए.
2022 में इसने पीओ का एग्जाम दिया, पीओ का एग्जाम दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पीओ पे। इन 3 साल के बाद ये क्लर्क भी तो पीओ बनेगा, जो ऑलरेडी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्लर्क भी तो पीओ बनेगा। तो पहले कितने पीओ की वैकेंसी आएगी ये डिटरमिन करने के लिए पहले तो अपने क्लर्क का नंबर देखोगे ना, कि हमारे यहाँ पीओ प्रमोट होने वाले कितने लोग हैं। ये हुई इन्वेंट्री, ये जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन कोई नया वेंचर लेती है, when an organization digs into new venture, जो कि होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट आते रहते हैं, प्रोजेक्ट में काम होता रहता है। हर प्रोजेक्ट में एक ही स्किल सेट से काम नहीं होता है, तो उस केस में भी आप पहले अपनी इन्वेंट्री की एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे यहाँ ऐसे मैन पावर है जिनको कि अगर हम ट्रेनिंग दे दें तो वो स्किल्स अक्वायर की जा सकती है जिसकी जरूरत है हमको नए प्रोजेक्ट पे, या फिर क्या लोग बिल्कुल केपेबल नहीं है और हमको बाहर से लोगों को लाना होगा। समझ में आएगा? जब आप ट्रेनिंग करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ले सकते हैं, कभी बताओ क्या बता रहे हैं, क्या बताएं तुम भी ऋषि, बहुत कंप्लेन आ रहा है ऋषि तुम्हारा। मैम इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है इन्वेंट्री एनालिसिस? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे मतलब स्टोर में जमा करते हैं, कोई मिस प्रोडक्ट को जमा करते हैं। इसी तरह हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी स्किल पीपल को भी मतलब रखना चाहिए ताकि अगर रिक्वायरमेंट कुछ अलग से जोड़ना है, ये गलत बताया, नाम वही मत बोल देना। हम यही बता रहे थे, क्या कर रहे थे तुम कॉपी में, लिख तो नहीं रहे थे। तुमको लगता है कि टीचर को समझ नहीं आता, भी तो उसी बेंच से आए ना, बार बार समझा के वार्न करके बोल देते हैं कि तुमको with inventory analysis, we see that if an organization wants to diversify into new venture, it will first seek out if it has the current inventory of the skill that it wants to get that task accomplished in that new project. In case it doesn't, it will again look out to the fact that can the present people be trained and put in new projects. Why? Because training of old people is less costly than hiring new people from outside. तो कॉस्ट, जहां सैलरी एक मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सिर्फ लोगों का ही नहीं, कॉस्ट का भी एनालिसिस हो रहा है। गॉट दिस पॉइंट? इन्वेंट्री माने समझ में आया? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? आप लोग बीटीए में है, डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई फोरकास्टिंग ये दोनों 2 क्लास या 3 क्लास का टॉपिक है। आप सिर्फ जानिए कि डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग क्या होता है। देखो, तुमको इन्वेंट्री में लोग हैं, अब बाहर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है कि हम जैसे कोल इंडिया लिमिटेड ने निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और ज्यादा डेवलप करने के डायरेक्शन में। अब मान लो कि 2 साल बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने एचआरपी में ये देखेंगे ना कि 2 साल बाद उस प्रोजेक्ट पे जाने वाले लोग हमारे यहाँ है भी कि नहीं, राइट?
अगर नहीं है तो आप डिमांड फोरकास्ट करेंगे। डिमांड फोरकास्ट माने क्या होता है? अंदाजा लगाना। वेदर फोरकास्ट माने कि संभावना है, प्रेडिक्ट करना, संभावना है कि आज बारिश होगी, जस्ट लाइक दैट। सो डिमांड फोरकास्ट की कितने लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है? दिस इज डिमांड फोरकास्ट। अब डिमांड फोरकास्ट सिर्फ एक दो मेथड से नहीं किया जाता है, इसमें पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स लगता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स जैसे जो लोग एक्चुअल बनाते हैं फोरकास्टिंग का मॉडल वगैरह, उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स लगता है, पूरा इकोनॉमिक्स लगता है, बहुत सारा मॉडल होता है जिससे कि ये डिटरमिन किया जाता है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, कितनी होती है। डिमांड फोरकास्टिंग इज जस्ट सिंपल। A good HRP in an organization should always be careful about the number of people matching the skill set, okay, in future, rather than just managing the number of people with the skills in present time. प्रेजेंट में सिर्फ लोगों को ठीक से रखने और उनको स्किल मैच करने से ज्यादा एचआरपी का एक्सपर्टीज ये होता है कि वो भविष्य में हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाए। तो डिमांड फोरकास्टिंग का बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें से एक होता है मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट ये सिंपल है, सोच पा रहे हो कि एज द वर्ड सेज, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है, इतना सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इतने लोग एक्सपर्ट प्लानर्स नहीं होते। तो जो मान लो 50, 60, 100, 150, 200 लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मैनेजर्स हैं उसके वो ही बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ एक सुपरवाइजर छोड़ के चला गया है, इतने लाइन वर्कर्स की जरूरत है, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए सुपरवाइजर को भी गाइड करने के लिए, और ये स्किल सेट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर दवा की कंपनी की बात करें, जो दवा की कंपनी है, कोई जैसे एल्केम सुमो बनाती है, सुमो कोल्ड भी बनाती है, टैक्सिन भी बनाती है, मेरोपेनम भी बनाती है जो कैंसर में या हाई लेवल का एंटीबायोटिक होता है। कोई और भी तो दवा बना सकती है, हो सकता है उस दवा को बनाने, फॉर्मुलेशन करने और उसको प्रोसेस करने का स्किल उसके पास ना हो करंट इन्वेंट्री में, तो वो जज करेगा ना कि ठीक है हमारी कंपनी ने ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है कि अगले 4 महीने के बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसमें XYZ दवा मैन्युफैक्चर होनी शुरू होगी। क्या उस XYZ दवा मैन्युफैक्चर होने को पूरा प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए हमारे पास इनफ मैनेजरियल रिसोर्सेज हैं? अगर नहीं है तो उसको फोरकास्ट किया जाएगा कि हमको चाहिए होगा। मैनेजरियल जजमेंट दोनों तरीके से होता है, एक टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे आते हैं हम, ऊपर से नीचे यानी ऊपर वाले जो लोग हैं वो बताएंगे कि नीचे कितने लोगों की जरूरत है। एक बॉटम अप अप्रोच यानी इस लेवल का मैनेजर, इस लेवल का मैनेजर, इस लेवल का असिस्टेंट मैनेजर, ये लोग बताता जाएगा कि हमारे नीचे जूनियर जितने कम है उतने कम। और ये कहा जाता है कि इन अ गुड HRP द मिक्स ऑफ बोथ टॉप बॉटम एंड बॉटम अप अप्रोच बेहतर होता है। यानी नीचे वालों को भी, जैसे सुपरवाइजर को सबसे अच्छा पता होता है कि कौन सा लाइन वर्कर, उसको कितना लाइन वर्कर चाहिए और उसकी क्या स्किल्स चाहिए, क्योंकि वो हर दिन देख रहा है, उसी को सुपरवाइज कर रहा है। Similar is the case with assistant manager who is handling a supervisor under him. तो ये दोनों मेथड को जब मिक्स किया जाता है तब मैनेजरियल जजमेंट मेथड से डिमांड फोरकास्ट किया जाता है। There is another method, ये मेथड सुन लो, नाम लिख देना, नाम लिख देना। There is another method which is known as workload analysis. Workload analysis मेथड है जिसमें क्या होता है, पूरे साल में एनुअल यूनिट्स कितना है, इसका फॉर्मूला है, ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, बस सुनो। एनुअल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ मैन आवर्स कितना है, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड कितना है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है,
एनुअल यूनिट से डिवाइड किया जाता है तब निकल के आता है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। मान लो 600 लोग 600 वर्कर कैलकुलेट हुआ वर्कलोड एनालिसिस से, ठीक। ये एनुअल रिक्वायरमेंट है कि 600 वर्कर्स हमको चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बीच में कोई वर्कर छोड़ के भाग जाए, लेबर टर्नओवर हो जाए, अनएक्सपेक्टेड लेबर टर्नओवर हो जाए। वैसे एक्सपेक्टेड लेबर टर्नओवर क्या है, किसको कहते हैं? 10% तक माना जाता है कि लेबर टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलार्मिंग नहीं है। यानी 100 में से 10 बंदा अगर छोड़ के गया तो ठीक है, कंपनी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अगर नंबर्स बढ़ रहा है इन अ टाइम तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल किसी भी वर्कर पे खर्च होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा खर्च है लेबर टर्नओवर में बढ़ाएंगे। तो 600 लोगों को जब प्रिडिक्ट किया गया तो उसमें एक और कैलकुलेशन होता है, नंबर ऑफ लेबर टर्नओवर्स और नंबर ऑफ एब्सेंटीज्म, इन दोनों को जोड़ा जाता है कि मान लो कि इतने लेबर छोड़ के चले गए, और जरूरी तो नहीं है कि सारे लेबर साल भर काम करें। गुजरात में, महाराष्ट्र में जब दिवाली दशहरा होता है ना, तो वर्कर्स 15-15, 20-20 दिन के लिए गायब होते हैं। या फिर तुम सोचो वहां से जो बिहार आया वो 3-4 दिन में तो वापस नहीं लौटता है, वो भी तो वर्कर है। तो उतना जो काम हैम्पर हुआ उसका कैलकुलेशन भी तो ऑर्गेनाइजेशन करती होगी ना एचआरपी में। तो मिला जुला के जब कैलकुलेट करोगे, मेथड है उससे, वर्कलोड एनालिसिस से 600 में प्लस 60 आ जाता है। यानी अगर आपने 600 एनुअल यूनिट्स लिखा, 60 और वर्कर्स को आप हायर कीजिए ताकि बीच में कोई शॉर्टेज ना हो जाए, समझे? ऐसे ही